मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू टैग आई चैनल। हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कल हम लोग ने पावर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग मशीन से ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मशीन हो गया या पावर सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिशियन एंड वायर के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग मशीन का ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होती है वो एक स्टैटिक डिवाइस होती है, ये एसी पे वर्क करती है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफार्मर को पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपके माइंड में ये हो जाए कि हमें आज पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आपको ट्रांसफार्मर पता है कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। दूसरी बात ये कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमेशा एसी पे वर्क करता है। ये वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए क्या ट्रांसफॉर्म करता है और क्या ट्रांसफर करता है। तो वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफर करता है विदाउट अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जब वो पावर को ट्रांसफर कर रहा होता है तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमने तीन चीज यहाँ से जानी कि वोल्टेज और करंट को ये ट्रांसफॉर्म करेगा, पावर को ट्रांसफर करेगा विदाउट अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। पहली चीज ये थी आपकी ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। उसके बाद आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो कोर टाइप का होता है, सेल टाइप का होता है। कोर टाइप मतलब सी, और सी मतलब कंसेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। सेल टाइप मतलब कि एस मतलब कि सैंडविच टाइप की वाइंडिंग की जाती है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग आप लोग समझते होंगे कि पहले एलवी, एचवी, फिर एलवी, फिर एचवी। इस टाइप की वाइंडिंग जो होती है वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक बीआरडी टाइप का भी ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हम उसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है 4.44 F∅N। तो यहाँ पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। पूरी मशीन में आप लोग एक ट्रांसफार्मर ही ऐसा पढ़ेंगे जहां पर फाई एम लिखा जाता है। फाई एम मतलब होता है कि मैक्सिमम फ्लक्स। बाकी सब जगह फाई जो होता है वो मिनिमम हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लेकर चलते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या हो गया 4.44 F∅N। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, N1 N2। इससे निकल के इस ईएमएफ इक्वेशन से निकल के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1 इज इक्वल टू K। मतलब कि हम करंट को हमेशा अपोजिट लेकर चलेंगे। अगर आप E2 अपॉन E1 लिख रहे हैं, N2 अपॉन N1 लिख रहे हैं, तो करंट हम यहाँ पे I1 अपॉन में I2 लिखेंगे इज इक्वल टू K। तो K क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किस तरह से निकालेंगे, तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स जो होती हैं वो किस तरह से कपल्ड होती हैं। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अच्छा, हम ये डिसाइड कैसे कहते हैं कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, डिसाइड भी तो करना होता है। तो जो भी वाइंडिंग हमारी सोर्स से कनेक्टेड होगी, अगर कोई भी वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट है तो उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, या फिर हम लोग उसको एचवी यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कह सकते हैं। और जो वाइंडिंग लोड से कनेक्ट है उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं, या फिर एलवी वाइंडिंग भी कहते हैं, या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। मतलब जो वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और जो वाइंडिंग लोड से कनेक्ट है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। समझ में आ गई बातें। अब देखिए जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं तो वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, वहां से हम लोग फ्लक्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमें पता करनी होती है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जब लगाते हैं तो आपको पता है कि राइट हैंड रूल में थंब क्या दिखाता है, थंब हमेशा मोशन ऑफ फ्लक्स दिखाता है। तो जब फ्लक्स की डायरेक्शन हमको पता चल जाती है कि फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह से है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरह से, मतलब कि राइट हैंड रूल,
थंब रूल जिसे कहते हैं, तो यहाँ से थंब रूल करके हम लोग करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये आपको पता ही है। दूसरी चीज अब देखिए, ट्रांसफार्मर की कूलिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं कि 10 kVA से अगर कम हमारा ट्रांसफार्मर है तो हम लोग वहाँ पे एयर कूलिंग करते हैं, मतलब कि वो अपने आप जो नेचुरल एयर रहती है या फिर एक एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा देते हैं, नेचुरल एयर कूलिंग भी होती है, या फिर एग्जॉस्ट फैन लगा के भी हम लोग कूलिंग कर लेते हैं। 100 MVA से कम का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे ऑयल कूलिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें हम आपको लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, बट ये एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। इसके बाद देखिए, ट्रांसफार्मर में एक आर्मेचर रिएक्शन होता है। यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज़ की जाती है, कंसंट्रिक वाइंडिंग यूज़ की जाती है, सैंडविच टाइप वाइंडिंग, मतलब जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में कनेक्शन जो होता है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक हो गया हमारा स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। जहाँ पे हमें पावर की हाई रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम स्टार स्टार करेंगे, और इस हिसाब से हम उसको सबस्टेशन पे हमेशा डेल्टा स्टार यूज़ किया जाता है। कई तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। फिर आता है हमारा स्टार्टर। ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत होती है, और स्टार्टर हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है, मतलब कि कई 3 टाइप्स के स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्टर होता क्या है, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम लोग स्टार्टर कहते हैं। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ये 0.5 HP से नीचे हमारा वर्क करेगा। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो हम इसको हैंड ऑपरेटेड तो नहीं होता है, ये भी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड ही होता है, लेकिन ये जो होता है वो फुल लोड करंट का 25 से 30% पर अपने आप ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा स्टार्टर वर्क करता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा हो गया लॉसेस आपको पता है कि हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ईडी करंट लॉसेस होता है। अगर हिस्टेरिसिस लॉस की बात करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। PH इक्वल टू मतलब हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल टू BM 1.6 F स्क्वायर इंटू में V स्क्वायर होता है। ईडी करंट लॉसेस की अगर बात करेंगे तो ईडी करंट लॉसेस का मतलब होता है कि PE इज इक्वल टू BM 1.6, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का हम यूज करें BM 1.6 F इंटू T। और T क्या है यहाँ पे, थिकनेस है। थिकनेस मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आर्मेचर की पतली पतली पट्टियां लगाई गई है ना, उनकी थिकनेस है, कितनी होती है 0.3 से लेकर 0.5 mm तक में हम आर्मेचर की पतली पतली पट्टियों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इन पर लैमिनेशन कर दिया जाता है। लैमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि ये ईडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके, और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग अच्छा से अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, जैसे CRGO हो गया, कैथोड CRGO, और हम अच्छा से अच्छा मटेरियल सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, सिलिकॉन एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे हमारी जितनी रेटिंग होती है, रेटिंग के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। बट हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि लैमिनेशन क्यों किया जाता है, तो लैमिनेशन हमेशा ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है, और अच्छे से अच्छा मटेरियल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हिस्टेरिसिस लॉसेस को हम लोग कम कर सकें। इसके बाद देखिए आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कि हम कितना आउटपुट इनपुट पे दिए और हमें कितना आउटपुट पे रिसीव हुआ, मतलब इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। हम और क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेज इंटू 100। ये सारी बातें हो गई ट्रांसफार्मर की। अब हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपका एक पूरा चैप्टर के मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो आपको पूरी तरह से एक रिवीजन हो गया होगा, और जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी को
बढ़ाता है। ऑप्शन बी है हमारे पास पावर ट्रांसफर करता है। ऑप्शन सी है वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफर करता है। ऑप्शन डी है इफिशियंसी मेजर करता है। एफिशिएंसी मेजर करता है। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहली चीज की पूछा गया है आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, तो यहाँ से आप देखिए कई क्वेश्चन बनाइए अपने आप में। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? ट्रांसफार्मर हमेशा स्टैटिक डिवाइस होती है, एसी पे वर्क करता है। तो अगर वो एसी पे वर्क करता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर जो होगा वो पावर को ट्रांसफर करेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? पावर को ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जब पावर को ट्रांसफर कर रहा होता है तो उस टाइम इफिशियंसी चेंज नहीं होती है। तो इफिशियंसी तो घटने और बढ़ने का कोई रिलेशन ही नहीं है। इफिशियंसी कांस्टेंट होती है, ये हमें सबको, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, ये हमें पता ही है। दूसरी बात ये लिखा हुआ है वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफर करता है। नहीं, वोल्टेज और करंट अप एंड डाउन हम कर सकते हैं, मतलब कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पावर को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब कि हम लोग कम या ज्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हिंदी में बोले तो परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और इफिशियंसी तो मेजर कर ही नहीं सकता, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन ढूंढा करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन बी है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ट्रांसफार्मर की बात की गई है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। दूसरी बात ये है कि अब ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट लिखना है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का कोई रिलेशन ही नहीं है ट्रांसफार्मर। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट मतलब क्या होता है कि हमने जब सेंडिंग एंड पे वोल्टेज होता है वो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज्यादा मिल रहा होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया। फेरांटी इफेक्ट भी, ये भी कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए हमारे पास बचा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते वक्त बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क कौन कर सकता है? सेल्फ इंडक्टेंस पे ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि बताइए ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? पता है आपको कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दोनों के कोर जो होते हैं वो अलग लिंब होते हैं, और लिंब मतलब कि कोर अलग अलग होते हैं, उस पे हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी बना देते हैं। जो सोर्स से कनेक्ट हुआ वो प्राइमरी, जो लोड से कनेक्ट हुआ वो हमारा सेकेंडरी हो गया। बट जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही
वाइंडिंग होती है, आधी दूर को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और थोड़ी सी दूर को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग मानते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग के ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के कम होते हैं, लेकिन वाइंडिंग जो होती है वो एक ही होती है। तो एक वाइंडिंग होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में किस पे वर्क करेगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहां पर इस्तेमाल होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर कहां पर इस्तेमाल होता है। किसकी हम लोग बात किए, ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑप्शन बी है हमारे पास मोटर, मोटर। ऑप्शन सी है हमारे पास स्टार्टर। मैंने आपको बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी होता है। ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो कितने भी अगर 5 HP से कम, मतलब कि 5 HP से कम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा। स्टार्टर 5 HP से कम पे हम यूज करते हैं, स्टेबलाइजर भी 5 HP से कम पे यूज करते हैं, मोटर भी कम यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम ये बोले कि ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे भी 5 HP से कम की बात करेंगे वहां पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्कॉट कनेक्शन क्या है। स्कॉट कनेक्शन क्या है, स्कॉट कनेक्शन क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास सिंगल फेज टू टू फेज। ऑप्शन बी है हमारे पास 2 फेज टू 3 फेज। ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास 3 फेज टू 2 फेज, मतलब कि ये कन्वर्ट कर रहा है। ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही है। तो देखिए स्कॉट कनेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 फेज टू 2 फेज नहीं, 3 फेज टू 2 फेज हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि स्कॉट कनेक्शन क्या होता है। तो क्या किया जाता है कि इसमें जो 3 फेज की सप्लाई होती है ना, 2 फेज को 3 फेज में चेंज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉट कनेक्शन कहते हैं। सिंगल फेज टू 2 फेज नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्यों ऐसा करेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑलरेडी होता है हमारे पास में, 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। तो कन्वर्जन कहाँ होगा, कन्वर्जन जो होगा वो 2 फेज से 3 फेज के बीच में होगा, क्योंकि 2 फेज ट्रांसफार्मर हमारे पास में नहीं होता है। आगे बात समझ में, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन की हाई करंट मेजर करने के लिए, हाई करंट मेजर करने के क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास डीसी मोटर। ऑप्शन बी है रेक्टिफायर।
ऑप्शन सी है पीटी मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी है करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अगर हम हाई करंट की बात करेंगे तो जैसा आपको नाम से ही पता चला होगा कि हाई करंट मतलब सीटी, या सीटी मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर। जब हमें हाई करंट को मेजर करना होता है तो हम हमेशा करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लाइन में करंट ट्रांसफार्मर को हम किस तरह से लगाते हैं, तो लाइन में करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इसका कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज में होता है और हाई करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज हम हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं, और इसको हम लोग हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, पैरेलल में करते हैं। और कब करते हैं, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। तो इतनी बात है। ये जो दो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ये सीटी और पीटी, ये जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। कैसे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट टाइप ट्रांसफार्मर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए सीटी और पीटी किसके अंतर्गत आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। क्या करते हैं, तो लाइन में हाई करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए सीटी का यूज किया जाता है। इसको सीरीज में जोड़ते हैं, और पैरेलल में मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल कॉइल का यूज करते हैं। इसी को हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, मतलब कि ये वोल्टेज को मेजर करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आपके ट्रांसफार्मर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितना भी मैंने आपको बताया है, अगर आप उतना ही रिवीजन कर लें या उतना ही बातें ध्यान में रख लें तो आपके एग्जाम के लिए बहुत है, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उठा करके पूछा जाता है। बस ये चेक किया जाता है कि आपका बेसिक क्या है, मतलब कि आप करंट ऑफ माइंड से काम कर पा रहे, आप तत्काल में क्वेश्चन का आंसर कितना जानते हैं। कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल या बहुत बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।